असली एनसीपी और पार्टी के असली नेता की लड़ाई के लिए मुंबई में चाचा भतीजे ने जो शक्ति प्रदर्शन किया उसमें अजीत पवार बाजी मार ले गए। मुंबई के बांद्रा स्थित मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के अहाते में अजीत पवार के समर्थन में कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा और खचाखच भरे सभागार में कुर्सियां कम पड़ गईं तो कई लोग जमीन पर बैठ गए। माध्यमाला विनंती आहे की दादाचा पाठिंबाचे चित्र हे महाराष्ट्राला दाखवा। पूरी तरह भरे सभागार में सबकी नजर मंच पर बैठे नेताओं, विधायकों और नए मंत्रियों पर टिकी रही और जिनका स्वागत गुलदस्तों से हुआ ही। त्यानंतर सुनील तटकरे साहेबांना विनंती करतो। साथ ही फूलों की माला से भी हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचं स्वागत होतंय। चूंकि आज एनसीपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही महाराष्ट्र और देश की नजर भी अजीत पवार पर थी, इसलिए जैसे ही अजीत पवार के बोलने की बारी आई, कार्यकर्ताओं ने मोबाइल फोन की लाइट जलाकर उनका स्वागत किया। आदरणीय अजीत दादा तुम आगे बढ़ो, अरे अजीत दादा तुम आगे बढ़ो। जोशीले नारों के बीच अजीत पवार कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए आगे बढ़ गए। बोलने की बारी आई तो कार्यकर्ताओं के उत्साह से गदगद अजीत पवार ने दिल का सारा गुबार निकाल दिया। अब तक चाचा शरद पवार पर कुछ भी बोलने से बचते आए, अजीत के निशाने पर पार्टी के संस्थापक आ ही गए। चूंकि अजीत के खेमे से जुड़े ज्यादातर विधायक मंच पर मौजूद थे, इसलिए उन्हें ऐसा करने का हौसला भी मिला, तो उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। अजीत पवार ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे तो वो चाचा शरद पवार के कहने पर ही एनसीपी के विधायकों के साथ शपथ ग्रहण में पहुंचे थे। इसे सच साबित करने के लिए उन्होंने ऐसे बयान दिए जो वो कभी देते नहीं। मी कधी महाराष्ट्राला खोटं बोलणार नाही, खोटं बोललो तर पवारांची औलाद सांगणार नाही। अजीत पवार ने शिवसेना के साथ एनसीपी की सरकार बनाने को लेकर भी एनसीपी के संस्थापक पर निशाना साधा। 2017ला शिवसेना जातीवादी म्हणून त्यांच्या बरोबर जायचं नाही, असं काय चमत्कार झाला की दोन वर्षांनी शिवसेना मित्र पक्ष झाला आणि ज्या भाजप बरोबर जाणार होतो तो भाजप जातीवादी झाला। अजीत पवार जब तक बोलते रहे, सभागार में मौजूद भीड़ उन्हें चुपचाप गंभीरता से सुनती रही। आज पण माझ्या सगळ्या संपर्कात आहे। शक्ति प्रदर्शन की चुनौती का माकूल जवाब देने अजीत पवार सामने आए तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा लगा मानो वो अब तक उन पर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब देने ही आए हों। शायद यही वजह रहती बनाने के बाद से अब तक अध्यक्ष पद की कुर्सी पर चाचा के जमे रहने को लेकर सार्वजनिक मंच से तंज कस दिया। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या। इसके बाद अजीत के तेवर तीखे हो गए, लेकिन वो मर्यादा में ही चाचा को नसीहत देते रहे। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना अजीत तुझं हे चुकलं। इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर साफ साफ अपने दिल की बात 83 साल के चाचा पवार से कह डाली। तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा, शरद पवार उनके लिए भगवान हैं और वो उनके आशीर्वाद से महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत ने एक ही दिन एक ही शहर में कुछ घंटों के अंतराल पर अलग अलग बैठक करने का फैसला यूं ही नहीं लिया। दोनों इन बैठकों के जरिए एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। साथ ही ये भी दिखाना चाहते थे कि असली एनसीपी कौन है और किसके साथ पार्टी के ज्यादा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का समर्थन है। ऐसा मकसद था तो अजीत पवार के समर्थकों की भारी भीड़ बैठक की जगह पर तय समय से पहले ही जुट गई। इन सब की वजह उन सवालों का जवाब देना भी था जो विरोधी बार बार पूछ रहे थे। आज तक जितने विघटन हुए हैं, डिवीजन हुए हैं, उसमें लिस्ट पहले जारी हो जाती है, पर आज 3-4 दिन बीत गए, नाम ही नहीं पता किस किस ने किया। आप भी तलाश रहे हैं, हम भी तलाश रहे हैं। इसका सटीक जवाब देने का अजीत पवार गुट ने पुख्ता इंतजाम किया और पार्टी के ग्राम स्तर तक के पदाधिकारियों का नाम पता दर्ज करने के लिए बैठक की जगह पर काउंटर बनाकर रजिस्टर रख दिया। रायगढ़ ग्रामीण और शहर दोनों से आने वाले जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर रजिस्टर करवाएंगे। थाने आपको इसके पास में दिखाई दे रहा है। आगे चलिए, पालघर,
इसके आगे रत्नागिरी है, इसके आगे सिंधुदुर्ग है। जाहिर है इसके जरिए कुछ सवालों के ठोस जवाब देने की तैयारी की गई। एक तरफ दोनों खेमे जोर आजमाइश में लगे रहे तो दूसरी तरफ इसका असर पोस्टर्स और नारों में भी दिखाई सुनाई पड़ा। लेकिन पोस्टर की जंग में एक बात कॉमन रही, वो ये कि खेमा कोई भी हो, शरद पवार दोनों गुटों की पसंद बनकर पोस्टर्स पर छा गए। यहाँ तक कि अजीत पवार गुट की बैठक के लिए जो मंच तैयार हुआ उसमें सबसे बड़ा और प्रमुख चेहरा शरद पवार का रहा और उसके बाद बाकी बागी नेता। हालांकि बैठक से पहले अजीत पवार के घर पहुंचे कार्यकर्ताओं की जुबान से निकले नारों पर केवल एक ही नाम चढ़ा। एक खास तरह के पोस्टर तो शरद पवार के घर से लेकर YB चव्हाण सेंटर और मुंबई के अलग अलग हिस्सों में भी दिखे। चूंकि ये पोस्टर शरद पवार गुट के थे तो इसमें उनकी तस्वीर के साथ साथ एक पंक्ति लिखी दिखी जिसका मतलब है 83 साल का योद्धा अकेले लड़ाई लड़ने चला है। हालांकि YB चव्हाण सेंटर पर शरद गुट के समर्थक शरद पवार के जयकारे के बीच ईडी के छापे के बहाने बागियों पर तंज कसते दिखाई सुनाई पड़े। ऐसे नारे और पोस्टर्स का सिलसिला फिलहाल तो थमने वाला नहीं। ये शक्ति प्रदर्शन केवल नेताओं की संख्या दिखाने का नहीं था, इसमें जोर इस बात पर भी रहा कि किसकी सभा में कितनी भीड़ जुटती है। इस मामले में एनसीपी के दोनों गुटों की सभाएं कामयाब दिखी और अजीत पवार की सभा में पहुंची समर्थकों की भीड़ में कई तो दुबई से पहुंचे जिन्होंने चाचा की बजाय भतीजे के समर्थन की खास वजह बताई। He is a gem of a person, शरद पवार, वो उनको कभी नहीं भूलेंगे। मगर अब आजकल जो है वक्त जो है वो यंग का है। अजीत पवार का समर्थन करने पहुंची भीड़ में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की अच्छी खासी तादाद दिखी जो शरद पवार की अहमियत को नकार नहीं पाई। हमारे बड़े बुजुर्ग है, वो भी है, उनका भी साया रहना चाहिए, लेकिन उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अजीत पवार समर्थक देश हित में शरद पवार से भी भतीजे के साथ आने की अपील करते दिखे। बैठक से अजीत पवार ग्रुप का गदगद नजर आना स्वाभाविक था, लेकिन जैसे ही अजीत पवार ग्रुप की बैठक खत्म हुई, बाहर एक अलग तरह की तस्वीर दिखी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्योंकि सभागार के बाहर एक लग्जरी बस खड़ी दिखाई दी और इस बस में एक एक कर सभी MLA चढ़ते दिखे। और तो और इस बस में मुख्यमंत्री अजीत पवार भी चढ़ गए और इस पर सवार दूसरे विधायकों के साथ बैठ गए। बस यहां से निकली तो सीधे होटल ताज पहुंची। अजीत गुट के विधायकों से भरी बस के ताज होटल पहुंचने के बाद लोगों को पूरा माजरा समझ में आ गया। बताया गया कि शरद पवार गुट की तरफ से विधायकों को तोड़ने की कोशिश न हो, इसलिए एकजुटता बनाए रखने के मकसद से सभी विधायकों को होटल ताज में रखने का इंतजाम किया गया था, जिसकी भनक पहले किसी को लगने नहीं दी गई। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां जनकपुरी में अचानक सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से हड़कंप मच गया। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैरिकेडिंग की, वहीं अब PWD की टीम ने सड़क ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हथियारबंद बदमाशों ने सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाशों ने चाकू और बंदूक की नोक पर दुकान मालिक को बंधक बनाया और गले से पैसे लूटकर फरार हो गए। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकीलों के बीच आपसी झगड़े में हवाई फायरिंग हुई। इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हरिद्वार में SDRF जवान ने कांवड़िये को नदी में डूबने से बचाया। दरअसल गंगा जल लेते वक्त एक कांवड़िया गंगा के तेज बहाव में बह गया, लेकिन SDRF जवान की चौकसी की वजह से उसकी जान बच गई। शरद पवार की बैठक में भले ही अजीत पवार के मुकाबले कम विधायक पहुंचे, लेकिन बैठक की जगह यशवंतराव चव्हाण सेंटर के ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद थी। और दोपहर बाद जैसे ही शरद पवार की गाड़ी दफ्तर के गेट के सामने पहुंची, कार्यकर्ता जोश में आ गए। उन्होंने पवार की गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद शरद पवार दफ्तर के हॉल के अंदर पहुंचे। हॉल खचाखच भरा हुआ था। शरद पवार साहब तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। कैसा हो? जमीन से लेकर कुर्सियों तक सब जगह पवार के समर्थक बैठे हुए थे। शरद पवार के समर्थकों में कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। अरे देश का नेता कैसा हो? अरे देश का नेता कैसा हो? पवार साहब तुम संघर्ष करो, हॉल के अंदर समर्थक पोस्टर भी लिए हुए थे जिस पर शरद पवार की तस्वीर के साथ लिखा हुआ था, एक बंदा ही काफी है।
इसके बाद शरद पवार ने अपने समर्थकों के सामने भाषण देना शुरू किया। पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के साथ साथ बीजेपी पर चुन चुन कर निशाना साधा और कहा कि जो बीजेपी के साथ गया वो खत्म हो गया। शरद पवार ने कहा कि उन्हें सत्ता की भूख नहीं है। अगर अजीत पवार को कोई समस्या थी तो वो मुझसे बात कर सकते थे। पवार ने कहा कि उनका भतीजा अजीत पवार तो खोटा सिक्का निकला। कधी जी सामान्य माणसाची दुःखाची स्थिती समजते, त्याचा मार्ग काढण्याची इच्छा असते, एक प्रकारचे असोस होता। शरद पवार ने कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हो रहा है, लेकिन वो एनसीपी का चुनाव चिन्ह नहीं जाने देंगे। शरद पवार ने हिंदुत्व के सवाल पर बीजेपी पर भी निशाना साधा। आणि भाजपचं जे हिंदुत्व आहे ते विभाजनवादी, विषारी, मनुवादी आणि विघातक। शरद पवार ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने एनसीपी को भ्रष्ट कहा तो अब बागी विधायकों के साथ गठबंधन कर उन्हें सरकार में शामिल क्यों किया। लेकिन असल सवाल नंबर गेम का था, जिसके लिए विरोधी खेमे से बार बार चुनौती मिल रही थी। हालांकि नंबर गेम में भी अजीत पवार चाचा से आगे दिखे। बताया गया कि एनसीपी के नंबर गेम में अजीत पवार बिना किसी शक के भारी पड़े और उनकी बैठक में 53 में से 31 विधायक पहुंचे, जिन्हें मंच पर जगह दी गई। इसके अलावा अजीत पवार के गुट में 4 विधान परिषद के सदस्य भी पहुंचे। दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर अजीत पवार खेमे में 35 विधायक बताए गए। उधर शरद पवार की बैठक में एनसीपी के सिर्फ 15 विधायक पहुंचे। शरद पवार की बैठक में एक निर्दलीय विधायक भी मौजूद था। पवार की बैठक में 3 एमएलसी और 5 सांसद भी मौजूद थे। हालांकि 6 विधायक ऐसे भी रहे जो किसी गुट की बैठक में नहीं गए। इनमें आशुतोष काले, दौलत दरोड़ा, चंद्रकांत नौघरे प्रमुख रहे। इसके अलावा चेतन तूपे, सरोड अहिरे और मानसिक नाइक भी किसी गुट की बैठक में नहीं गए। अजीत पवार की बगावत के बावजूद शरद पवार गुट को उम्मीद है कि पार्टी नहीं टूटेगी और फिर से सब साथ आएंगे। उनकी उम्मीद तब और बढ़ गई जब एक विधायक ने अजीत पवार गुट को छोड़ दिया और वो शरद पवार की बैठक में शामिल होने वाईवी सेंटर पहुंच गया। विधायक किरण लहमटे अजीत पवार के साथ शपथ के वक्त मौजूद थे, लेकिन वो शरद पवार के समर्थन में बैठक में पहुंचे। आणि मी पवार साहेबांना भेटायला चाललोय, मी पवार साहेब समर्थक आहे। वहीं सांसद अमोल कोल्हे जो अजीत पवार के शपथ ग्रहण में मौजूद थे, वो भी शरद पवार के समर्थन में स्टेज पर बैठे दिखाई दिए। जी मैंने पहले से ये बताया था कि आदरणीय पवार साहब के साथ ही हूँ और पवार साहब के साथ ही रहूंगा। वहीं शरद पवार के पोते रोहित पवार ने दावा किया कि विधायक लौटेंगे और पवार के अनुभव काम आएंगे। 60 साल का उनका अनुभव है। पवार साहब ने बहुत सारे अड़चनी देखी है और उनको मालूम है लोगों के मन में क्या है। हालांकि फिलहाल दोनों गुटों की बैठक के बाद पलड़ा अजीत पवार का भारी दिख रहा है। एक तरफ अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के नाराज होने की खबर आ गई। और इसके पीछे की वजह है कैबिनेट विस्तार। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे नाराज हो गए हैं। अजीत गुट के 8 मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर नाराजगी है। सूत्रों की माने तो अजीत पवार गुट वित्त विभाग मान रहा है, लेकिन शिंदे कैंप फाइनेंस अपने पास रखना चाहता है। एकनाथ शिंदे को डर है कि अगर वित्त मंत्रालय अजीत गुट को मिलता है तो शिंदे गुट के विधायक बड़ा कदम उठा सकते हैं और इसका साफ इशारा शिंदे गुट के विधायक ने बयान देकर जाहिर कर दिया। हमारे लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूँ। ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं, वो आ गए, हम बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। हालात की नजाकत को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को अपना नागपुर दौरा भी रद्द किया। उन्हें राष्ट्रपति मुर्मू के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होना था। केंद्र सरकार इस बार मॉनसून सत्र में डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दी गई। मॉनसून सत्र में यूसीसी के साथ साथ अब केंद्र सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पेश कर सकती है। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर कोर्ट ने जैकलिन को पेश होने का आदेश दिया था। दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए खास तैयारी की जा रही है। दिल्ली कैबिनेट में मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि शिव भक्तों की सुविधा के लिए दिल्ली में 200 कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कार के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी में शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल प्रवेश शुक्ला नाम का ये शख्स एक वीडियो में आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए दिख रहा था।
जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हंगामा मच गया क्योंकि आरोपी बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि आरोपी ने नशे की हालत में एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दी थी। किसी ने करीब 9 दिन पहले की इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कई टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की। बीती रात करीब 2 बजे पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने में ले आई और इस दौरान आरोपी अपने चेहरे को गमछे से ढके हुए था। लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। इस बीच खबर है कि पीड़ित शख्स ने इस घटना से ही इनकार कर दिया है। वीडियो में भले ही सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन पीड़ित ने कहा है कि वो उसका वीडियो नहीं है। इस बयान के पीछे दबाव बताया जा रहा है क्योंकि आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि आरोपी का रसूख इतना है कि उसकी गिरफ्तारी भी तब हुई जब मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई। शिवराज ने आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए और दावा किया कि आरोपी को ऐसी सजा दी जाएगी जो नजीर बनेगी। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। शिवराज ने कहा कि अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, न धर्म और न ही कोई पार्टी, इसलिए उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं बीजेपी ने भरोसा दिलाया कि सरकार आरोपी के घर बुलडोजर भी चलवाएगी। कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अरे बुलडोजर भी चलेंगे, बाकी भी चलेंगे। ऐसा कोई, देखिए मेरा कहना है कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर इस प्रकार का दुराचार करता है तो वो कोई किसी का नहीं होता है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। शिवराज सरकार और बीजेपी की तरफ से किए गए ऐलान का असर भी दिखा और आज आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिला। इसके लिए प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ आरोपी के घर पहुंचा और कुछ देर बाद प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलने लगा। प्रशासन की माने तो घर के उस हिस्से को गिराया गया जो गैरकानूनी ढंग से अतिक्रमण करके बनाया गया था। इनका पुराना रिकॉर्ड जो है आपराधिक पृष्ठभूमि का है और इनका जो रमाकांत शुक्ला जी का मकान है वो विधि विपरीत बना है। डाला गया इनका रिकॉर्ड, सुन पाया गया कि विपरीत बना, इसलिए इनका जो इस हिस्सा वो गिराया जाएगा। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान प्रवेश शुक्ला के घर वालों ने विरोध भी जताया, लेकिन सरकार के सख्त निर्देशों के कारण उनकी एक नहीं सुनी गई और मकान का वो हिस्सा बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया जो अवैध तरीके से बनाया गया था। सरकार ने सीधी कांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इस घटना के जरिए शिवराज सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। कांग्रेस ने दावा किया कि आरोपी बीजेपी से जुड़ा हुआ है और उसकी सत्ताधारी दल के कई बड़े नेताओं से करीबी है। इसके समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कई फोटोग्राफ्स भी ट्वीट की गई। इन तस्वीरों में आरोपी कई बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहा था। कांग्रेस ने सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और इस क्रूरता को सत्ता के अहंकार का चरम कहा। कांग्रेस की तरफ से ये भी दावा किया गया कि आरोपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है। हालांकि विधायक ने आरोपी से किसी तरह के रिश्ते होने से साफ इनकार किया। किसी विधायक के जिला पंचायत में एक प्रतिनिधि होता है। जिला पंचायत में हमारे प्रतिनिधि सुमंत द्विवेदी हैं। हमारे साथ फोटो तो बहुत सारे लोगों के होते हैं। हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं, कार्यक्रमों में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के फोटो रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि आरोपी बीजेपी का पदाधिकारी तो दूर की बात सदस्य तक नहीं है। हालांकि विधायक की सफाई और शिवराज सरकार के एक्शन के बाद भी कांग्रेस के हमले कम नहीं हुए। कांग्रेस ने इस घटना को आदिवासियों की अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की और आरोप लगाया कि आरोपी को शिवराज सरकार का संरक्षण हासिल है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ कागजों में आदिवासियों की स्थिति सुधार रही है, लेकिन हकीकत में शिवराज सरकार में इस समुदाय के साथ अन्याय हो रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा दुर्गति दलित और जनजाति के लोगों की कही है तो मध्य प्रदेश में धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री को। कांग्रेस ने मांग की कि आदिवासी समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचार को सरकारी संरक्षण देना बंद किया जाए। भारत में बनने और बिकने वाली गाड़ियों को जल्द ही मेड इन इंडिया सेफ्टी रेटिंग मिलने लगेगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक गाड़ियों को सुरक्षा रेटिंग देने के लिए BNCAP यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। BNCAP के जरिए भारत में बनने वाली गाड़ियों का भारत में ही क्रैश टेस्ट किया जाएगा। साथ ही विदेशों से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों का भी भारत में क्रैश टेस्ट करवाया जा सकेगा। क्रैश टेस्ट करवाने के लिए केंद्र सरकार सभी मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनी का चयन करेगी। इसके बाद कार कंपनियां अपनी गाड़ियों की सुरक्षा परखने के लिए क्रैश टेस्ट करवाने का आवेदन देंगी। फिर पूरी तैयारी के साथ सुरक्षा के सभी नियमों को परखने के लिए गाड़ियों का क्रैश टेस्ट होगा। टेस्ट करने वाले एजेंसी क्रैश टेस्ट में गाड़ी की परफॉर्मेंस के आधार पर उसे 0 से 5 के बीच सेफ्टी रेटिंग्स देंगी। किसी भी गाड़ी को 3 आधार पर सुरक्षा रेटिंग दी जाएगी। पहला बालिग की सुरक्षा, दूसरा बच्चों की सुरक्षा और तीसरा कार में मौजूद सुरक्षा उपकरण जैसे कि एयरबैग्स, सेंसर, कैमरा और स्पीड वार्निंग वगैरह। 0 रेटिंग वाली गाड़ी सबसे असुरक्षित मानी जाएगी, जबकि 5 स्टार पाने वाली गाड़ी सबसे सुरक्षित। अभी भारत में बनी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट विदेश में ही हो पाता है और वहीं से उनको सेफ्टी रेटिंग्स मिलती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने परमाणु हमले की आशंका जताते हुए रूस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूसी सेना ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की छत पर विस्फोटक प्लांट किया है और ब्लास्ट की धमकी दे रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर प्लांट से निकला रेडिएशन पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। अमेरिका के विस्कॉन्सिन से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मेले में लगा रोलर कोस्टर अचानक खराब हो गया और उसमें बैठे बच्चे हवा में उल्टे लटक गए। करीब 2 घंटे तक हवा में लटके रहने के बाद बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची और उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा गया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नया फरमान जारी करते हुए देश में तमाम ब्यूटी पार्लर बंद करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने बिना कोई वजह दिए ये ऑर्डर जारी किया है। मेक्सिको में एक बार फिर ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई। मेक्सिको की नौसेना ने 3 मोटर बोट्स को पकड़ा, जिनमें से करीब 2.5 टन ड्रग्स जब्त की। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस से सामना होने के बाद ड्रग्स तस्कर बोट छोड़कर भाग निकले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध और तेज कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बोर्ड की मीटिंग में यूसीसी पर लोगों का समर्थन हासिल करने का फैसला लिया गया, जिसके लिए एक चिट्ठी जारी की गई। इस चिट्ठी में लोगों से यूसीसी लाए जाने का विरोध करने की अपील की गई। कोई भी मुसलमान इस बात को पसंद नहीं करता कि हमें अपनी शरीयत पर अमल करने से रोका जाए। इस वजह से इसकी मुखालफत हो रही है और जनरल सेक्रेटरी साहब ने एक सर्कुलर जारी करके आवाम से ये अपील की है और एक लिंक जारी किया है कि उसके थ्रू लॉ कमीशन तक अपनी बात ईमेल से बआसानी पहुंचाई जा सकती है। वहीं यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पलटवार किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दरअसल ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध ये करेगा। ये क्यों करेगा? क्योंकि जिस तरह से ट्रिपल तलाक का विरोध किया था इन्होंने, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड परेशान और हताश है, लेकिन जिस तरह से ट्रिपल तलाक पर कानून आया वैसे ही यूसीसी पर आएगा। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर छिड़ी बहस के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इसे वक्त की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने भी यूसीसी की परिकल्पना की थी और अब इसे लागू करने का सही वक्त आ गया है। गुवाहाटी में आईआईटी के 25वें दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यूसीसी देश को एक सूत्र में पिरो देगा। Any further delay in implementation of Uniform Civil Code will be corrosive of our values. This will bind Bharat, its nationalism, more effectively. उधर दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में पहुंचे आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि कुछ लोग यूसीसी के मुद्दे पर लोगों को भड़काने का धंधा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी आने से देश की तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। वन नेशन वन लॉ का मतलब है कि दंगा मुक्त हिंदुस्तान, छुआछूत मुक्त हिंदुस्तान, अनपढ़ता से मुक्त हिंदुस्तान, भाईचारे और मोहब्बत वाला हिंदुस्तान, नारी के शोषण से मुक्त हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि लोगों को वोट बैंक की राजनीति में नहीं फंसना चाहिए और देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस जल्द ही क्रिमिनल डेटा सिस्टम खरीदने जा रही है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इस तकनीक के आने से संगीन वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ फोन कॉल की मदद से ही अपराधी को पहचान लेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी बदमाश ने किसी को फोन पर धमकी दी तो ये सिस्टम उसकी आवाज को डेटाबेस में मौजूद लाखों आवाजों से मैच करवाकर उसकी पहचान बता देगा। चेहरा, कदकाठी और बोलचाल के अंदाज से भी ये सिस्टम अपराधियों का सुराग दे सकेगा। एआई आधारित क्रिमिनल डेटा सिस्टम की मदद से चंद सेकंड्स में ही बदमाशों की पहचान और पूरी कुंडली पुलिस अधिकारियों के सामने आ जाएगी। माना जा रहा है कि इस तकनीक की मदद से अपराधियों को जल्द पकड़ा जा सकेगा। 3 करोड़ रुपए के सिस्टम को खरीदने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। भारत में फिलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल तेलंगाना पुलिस कर रही है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में आज वकीलों के बीच फायरिंग हो गई। बताया जा रहा है कि वकीलों के 2 गुटों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद पहले दोनों तरफ से पत्थर चले और फिर फायरिंग। गनीमत ये रही कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। दोपहर करीब 1:30 बजे हुई इस घटना के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में एक वकील फायरिंग करता हुआ दिख रहा है और दूसरे वीडियो में वकील बंदूक में कारतूस भरता हुआ दिखा, जिसके बाद वो फायरिंग करता हुआ नजर आया। ये वीडियो कोर्ट परिसर में मौजूद किसी वकील ने रिकॉर्ड किया। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कड़े सुरक्षा नियमों के बावजूद कोर्ट परिसर में हथियार कैसे पहुंचा। पुलिस सीसीटीवी की मदद से फायरिंग करने वाले वकीलों की भी पहचान कर रही है। दिल्ली बार काउंसिल ने भी आरोपी वकीलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। जो ये एक्ट है, ये हमारी बार की गरिमा पे प्रहार है। इसको हम किसी भी रूप में सहन नहीं करेंगे और जो भी कल्प्रिट है इसके पीछे उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और आज ही हमने 4 बजे अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग बुलाई और यूनानिमसली ये डिसाइड करा कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो भी लॉयर्स हैं उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और उन सब की मेंबरशिप तुरंत प्रभाव से हम कैंसिल कर रहे हैं और बार काउंसिल में भी उन सब का नाम भेजेंगे जिनका हम वहाँ से लाइसेंस सस्पेंड कराएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात पते की। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर पर हमले के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष का एक नया दौर शुरू हो गया है। फिलिस्तीन ने गाजा पट्टी से इजराइल को निशाना बनाते हुए रॉकेट दागे। फटे से पहले हुए रॉकेट अटैक से गाजा के लोग सहम गए। रॉकेट दागने से गाजा की सीमा से लगे सडे रोड शहर और तटीय फिलिस्तीनी क्षेत्र के आसपास के इलाकों में चेतावनी के सायरन बजने लगे। गाजा के लोगों को लगा कि इजराइल ने हमला बोल दिया है, जबकि हकीकत ये थी कि रॉकेट इजराइल ने नहीं बल्कि फिलिस्तीन ने इजराइल को टारगेट करते हुए दागे थे। धुएं का गुबार और आग के गोलों के साथ 5 रॉकेट दागे गए। इजराइल ने दावा किया कि रॉकेट गाजा पट्टी से आतंकी संगठन हमास ने दागे, जिन्हें आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही नष्ट कर दिया गया। गाजा से उग्रवादियों ने रॉकेट दागे तो इजराइल चुप कैसे बैठता। इजराइल ने बिना वक्त गवाए फिलिस्तीन पर जवाबी कार्रवाई की। इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले का वीडियो फुटेज भी जारी किया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने फिलिस्तीनी आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें उनके हथियार बनाने का अड्डे को तबाह कर दिया गया। हालांकि इजराइल के जवाबी प्रहार में गाजा में दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ वीडियोज में लोग डर के मारे सड़क पर भागते नजर आए। दरअसल गाजा पट्टी पर आतंकी संगठन हमास का शासन चलता है और यहां से अक्सर इजराइल को निशाना बनाकर हवाई हमले किए जाते हैं। यही वजह है कि गाजा पर इजराइल की नजर हमेशा से ही टेढ़ी रही है। वहीं आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के तेल अवीव में कुछ घंटे पहले हुए हमले की तारीफ की थी। इस हमले में 7 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 3 की हालत अभी गंभीर है। दरअसल इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर पर हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए एक फिलिस्तीनी हमलावर ने तेल अवीव में पहले पैदल चलने वाले लोगों पर कार चढ़ा दी। उसके बाद कुछ को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान अबेद अल बहाव खलीला के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि अबेद कार से तेल अवीव पहुंचा था और इजरायलियों की जान लेकर बदला पूरा करना चाहता था। हालांकि पुलिस ने मासूमों को मारने की कोशिश करने वाले अबेद को मौके पर ही ढेर कर दिया, लेकिन इस घटना से इजराइल सरकार की भौहें तन गई। इजराइल की सेना ने लगातार दूसरी बार वेस्ट बैंक के जेनिन शहर पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं फिलिस्तीन ने दावा किया कि इस रेड में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि 20 लोगों की हालत नाजुक है। अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। इसके अलावा कई इमारतों, घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इजरायली सेना ने इन तमाम दावों को खारिज करते हुए एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है, जिसमें वो जेनिन में रेड के दौरान भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी करती नजर आ रही है।
बताया जा रहा है कि ये हथियार जेनिन ब्रिगेड के ठिकानों से मिले। जेनिन ब्रिगेड अलग अलग फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह के लड़ाकों का गुट माना जाता है, जिसमें हमास से लेकर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अल कुद्स ब्रिगेड शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अब डराने लगा है। देश और दुनिया में ऊटपटांग मौसम, गर्मी में बारिश, बारिश में सूखे जैसे हालात अब आम होने लगे हैं और अब जो खबर सामने आई है वो पूरी पृथ्वी के लिए अलार्म है, क्योंकि पृथ्वी पर गर्मी ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 3 जुलाई को दुनिया का अभी तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। इस दिन औसत वैश्विक तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिसने 2016 में बने गर्मी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अगस्त 2016 में पृथ्वी का सबसे अधिक तापमान 16.92 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दुनिया के कई हिस्से इस वक्त हीट वेव की चपेट में हैं। अमेरिका के दक्षिणी इलाकों में हीट डोम की स्थिति बनी हुई है। चीन के एक बड़े इलाके में भी हीट वेव है और वहां का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। वहीं उत्तरी अफ्रीका के तापमान में 50 डिग्री का पारा छू लिया है। यहां तक कि अंटार्कटिका, जहां इस वक्त सर्दियां हैं, वहां का तापमान भी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती का बढ़ता तापमान लोगों और यहां के इकोसिस्टम के लिए मौत की सजा जैसा है। तेजी से गर्म होती धरती के लिए वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन और बदलते अल नीनो पैटर्न को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ में रैली करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को रायपुर में चुनावी रैली करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए 268 करोड़ रुपए में बनी रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। यूपी के बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए एक घर में जा घुसा। इस हादसे में एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं एक महिला ट्रक की चपेट में आने से बच गई। आजमगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। जिले में डीएम ने पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के भीतर उचित सहायता देने की बात कही है। हरिद्वार में एक लड़के को फंती नदी पार करना भारी पड़ गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसकी गाड़ी ने जवाब दे दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को बहने से बचाया। अमेरिका में भीड़ पर गोलीबारी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका में 3 दिनों में 3 बड़े शहरों में फायरिंग की 3 अलग अलग घटनाएं हुई, जिसमें कुल 10 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। ताजा वारदात हुई सोमवार की आधी रात को टेक्सास राज्य के फोर्ट वर्थ में। यहां एक पार्किंग ग्राउंड में अमेरिका के आजादी के जश्न के लिए जुटे लोगों पर एक शख्स ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। हमले में 3 लोग मारे गए और 8 लोगों की हालत गंभीर है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस अभी तक न तो गोलीबारी की वजह जान पाई है और न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है। सोमवार रात को ही दूसरी बड़ी घटना हुई। पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर में 40 साल के एक शख्स ने सड़क पर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। हमले में 5 लोग मारे गए और एक बच्चा घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और वो हथियारों से लैस था। This male was wearing a bulletproof vest with multiple magazines in the vest. He also had a scanner and an AR style rifle and a handgun. फिलाडेल्फिया में शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलाबारी की इन दोनों घटनाओं से पहले रविवार को अमेरिका के मैरीलैंड राज्य का बाल्टीमोर शहर गोलीबारी की वारदात के बाद दहल उठा था, जहां ब्रुकलिन होम्स इलाके में चल रही पार्टी में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग करने के बाद हमलावर फरार हो गया, लेकिन जाते जाते 2 लोगों की हत्या और 28 को घायल कर गया। इस साल अकेले बाल्टीमोर में गोलीबारी की घटनाओं में 140 लोग मारे जा चुके हैं। फायरिंग की बढ़ती घटनाओं से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर गन कल्चर पर लगाम लगाने की वकालत की है। Congress needs to step up, pass common sense gun safety laws to protect our kids and educate them. And by the way, arming teachers is not the answer. Arming teachers is not the answer. अमेरिका में सार्वजनिक जगहों के अलावा स्कूलों के अंदर भी गोलीबारी की ज्यादा घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं गंभीर होती जा रही हैं। ये कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ सालों के आंकड़े इन दावों की गवाही दे रहे हैं। अमेरिका में इस साल यानी 2023 में अभी तक गोलीबारी की 340 घटनाएं घटी हैं, जिनमें 21,042 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले साल 2022 में शूटिंग की 647 वारदात हुई। उन वारदात में 44,287 लोगों की मौत हुई। वहीं साल 2021 में गोलीबारी की 692 वारदातें हुई, जिसमें 45,010 लोग मारे गए। साल 2020 की बात करें तो अमेरिका में गोलीबारी की 610 घटनाओं में 45,222 लोगों की मौत हुई थी।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन पर उनके भक्तों ने जमकर नोटों की बारिश की। छतरपुर के बागेश्वर धाम में उनका जन्मदिन मनाया गया, जहां उनके समर्थकों ने जमकर नोट उड़ाए, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठे नजर आए, जबकि दूसरी तरफ उनके भक्त नोट उड़ाते दिखे। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही 4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन था, जिसके मौके पर छतरपुर के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में भजन कार्यक्रम रखा गया था। इसी कार्यक्रम में उनके भक्तों ने मंच से नोटों की बारिश कर दी। वीडियो में एक आदमी मंच से बार बार नोटों को हवा में उछालता दिखा। इस शख्स ने नोटों की इतनी गड्डियां हवा में उड़ाई कि कुछ ही देर में वहां नोटों की चादर जमीन पर बिछी दिखाई देने लगी, लेकिन उत्साहित भक्त ने नोट उड़ाने बंद नहीं किए। बताया गया कि कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त ने लाखों रुपए उड़ा दिए और नोटों की बारिश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। ये मेरी माँ है और मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, इससे अलावा कुछ नहीं। जलवायु परिवर्तन सिर्फ धरती के इकोसिस्टम को ही नहीं बदल रहा है, बल्कि इसका असर इंसान के दिमाग पर भी पड़ रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से इंसान का दिमाग 10.7% तक सिकुड़ गया है। इसकी वजह अब तक मोटापा मानी जा रही थी, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी असली वजह जलवायु परिवर्तन है। ब्रेन बिहेवियर और इवोल्यूशन नाम से प्रकाशित एक रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है। रिसर्च में दिमाग के 4 आकार के आंकड़ों की तुलना जलवायु के 4 अलग अलग रिकॉर्ड से की गई, जिसमें ये पता चला कि जलवायु परिवर्तन दिमाग के आकार को प्रभावित करता है। रिसर्चर्स का मानना है कि जलवायु में परिवर्तन से इंसान के दिमाग पर दबाव बढ़ता है। इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे जैसे वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होगी, इंसान के दिमाग का आकार घटने लगेगा और दिमाग के छोटा होने से इंसान के शरीर और व्यवहार पर भी असर पड़ेगा। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान करते हुए खुद को एनसीपी का अध्यक्ष बता दिया है। दिन भर के नंबर गेम और शक्ति प्रदर्शन के बाद अजीत पवार ने तख्ता पलट कर दिया है। अजीत पवार गुट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें शरद पवार की जगह अजीत पवार को एनसीपी का अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार ने इसी को लेकर चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। लाइफ टाइम हाई छूने के बाद आज शेयर बाजार फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी 9 अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सेफ चैंपियनशिप 2023 जीतने पर भारतीय फुटबॉल टीम को बधाई दी है। बीते दिन भारतीय फुटबॉल टीम ने कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार सेफ चैंपियनशिप जीती थी। मौसम विभाग ने मौजूदा मानसून पैटर्न को देखते हुए दिल्ली के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 1 हफ्ते बादल छाए रहेंगे और इस बीच हल्की बारिश हो सकती है। और अब बात एक ऐसी तस्वीर की जो दिल दहला देने वाली है। ये तस्वीर है नागालैंड में हुए एक लैंडस्लाइड की, जो ये सोचने को मजबूर कर रही है कि मौत कभी भी कहीं से भी आ सकती है और कैसे चंद सेकंड में मौत आती है, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से गाड़ियों का हाईवे पर लंबा जाम लगा था कि तभी एक बड़ी चट्टान पहाड़ से गिरती हुई आती है और सड़क पर खड़ी इस काले रंग की कार पर गिरती है और नतीजा आपके सामने है। महज 3 सेकंड में इस कार के परखच्चे उड़ गए, क्योंकि पत्थर इतना बड़ा था कि ब्लैक रंग की कार तो पूरी तरह चकनाचूर हो गई, जबकि उसके बगल में खड़ी दूसरी गाड़ी भी उस पत्थर से टकराने से पलट गई। पहाड़ से गिरा एक और पत्थर भी आगे खड़ी एक और गाड़ी को नुकसान पहुंचाता है। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। ये पूरा हादसा एक कार में लगे डैशबोर्ड कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। राज्य सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके इन दिनों कुदरत की मार से बेहाल हैं। भारी बारिश, बाढ़ और उफनती नदियों ने लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। और बाढ़ की एक ऐसी ही डरावनी तस्वीर दिखी हैनान प्रांत में, जहां हाहाकारी रफ्तार से बह रही नदी के बीच एक कपल अपनी कार में फंसा दिखाई दिया। इनकी कार नदी के तेज बहाव में फंस गई, लेकिन गनीमत रही कि वो बीच में किसी पत्थर पर अटक गई।
युवक युवती की जान खतरे में देखकर उनको बचाने की मुहिम शुरू की गई, लेकिन नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां तक पहुंच पाना नामुमकिन था। बचाव कर्मियों ने एक ड्रोन की मदद से कार में फंसे जोड़े तक लाइफ जैकेट और रस्सी का एक छोर पहुंचाया। इसके बाद उस रस्सी की मदद से दोनों को एक एक करके क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात बचाव कर्मियों के लिए ड्रोन बहुत मददगार साबित हो रहे हैं, क्योंकि जहां पहुंचना संभव नहीं है वहां ड्रोन के जरिए लोगों तक लाइफ जैकेट और खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। चीन के आधा दर्जन से ज्यादा प्रांत इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें फुजियान, चॉन्गकिंग, हेनान और सिचुआन के कई इलाकों में तो हालात बेहद खराब हैं, जिसकी गवाही चॉन्गकिंग प्रांत से आई ये तस्वीर दे रही है। बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर इस इमारत का एक हिस्सा कुछ ही सेकंड में ढहा और पानी की धार में बह गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि बाढ़ की चपेट में आकर हजारों मकान तबाह हो गए हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। कई जगहों पर तो बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी की तेज धार में तिनके की तरह बह गईं। शहर की सड़कें हो या हाईवे, हर जगह कुदरत की मार दिखी। सब कुछ पानी में डूबा दिखा। बचाव कर्मी रिहायशी इलाकों में फंसे लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं और लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में बाढ़ और बारिश से अभी तक 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले के बाद बाजार में मौजूद आधे से ज्यादा नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि अभी तक 2000 के 76% नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया था। बैंकों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 19 मई से 30 जून तक 2000 के 76% यानी 2.72 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ चुके हैं और बाजार में अभी सिर्फ 84,000 करोड़ रुपए के ही 2000 के नोट बचे हैं। 19 मई को नोट वापसी का फैसला आने से पहले 3.56 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट बाजार में थे। बैंकों का कहना है कि 2000 रुपए के जो नोट लौटे हैं उनमें करीब 87% लोगों ने ये नोट अपने खातों में जमा करवाए हैं, जबकि 13% लोगों ने दूसरे नोटों से बदले हैं। रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट बैंकों में जमा करवाने या बदलवाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था। इमरान खान को लग रहा था कि अदालतें उन्हें जेल जाने से बचा लेंगी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐसा दांव चला कि इमरान चारों खाने चित्त हो गए। उनके जेल जाने की संभावना बढ़ गई। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने भ्रष्टाचार रोधी कानूनों में रातों रात बदलाव कर उन्हें और अधिक सख्त बना दिया। नए कानून के मुताबिक किसी भी आरोपी को एनएबी अधिक दिनों के लिए हिरासत में भेज सकता है। अब एनएबी की अदालत आरोपी को 14 की बजाय 30 दिनों तक हिरासत में भेज सकती है। एनएबी के चेयरमैन आरोपी की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेंगे। यही नहीं, किसी को फायदा पहुंचाने के एवज में गिफ्ट लेना भी जुर्म माना जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि शहबाज शरीफ सरकार ने ये ऑर्डिनेंस आधी रात के आसपास और इमरान खान के एनएबी के सामने पेश होने से कुछ घंटे पहले पास करवाया, जिसका सीधा मतलब है इमरान को जेल भेजना। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए इमरान को जेल भेजने की तैयारी है।